बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि उसी दिन इन तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सवाल है, क्या सच में कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी की खबर सच है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या कुशवाहा की पार्टी में खटपट चल रही है? ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है, वो इन दोनों तस्वीरों से समझ लीजिए। पहली तस्वीर में आरएलएम के 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उसी दिन आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी पार्टी देते हैं, लेकिन पार्टी में तीनों विधायक नहीं पहुंचते हैं। विधायक के तौर पर सिर्फ कुशवाहा की पत्नी मौजूद रहती हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में ये कयासबाजी तेज हो गई कि क्या बेटे को मंत्री पद देने से नाराज हैं विधायक। हालांकि आरएलएम की ओर से विधायकों की नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटेक्ट है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं, वह उस दल का आंतरिक मामला है। लेकिन आरजेडी के नेता इसे अपने ही सहयोगी के साथ बीजेपी का खेल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सत्ता लोलुप को हमेशा अपने साथ साधने का कार्य करती है। तो कांग्रेस नेता उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं, सुनिए। दिखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से भाजपा अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को काल कवलित करने के लिए आमदा रहती। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक है या गड़बड़ कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिना नाम लिए परिवारवाद का निशाना साधना और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हेमलता कुशवाहा को छोड़कर 4 में से 3 विधायकों का एक साथ अलग अलग मौकों पर दिखना कयासबाजी को बल तो देता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सैनी हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने खानपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। पुलिस के एक्शन के बावजूद रूपक सैनी हत्याकांड पर बिहार की सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया। जब ये भाजपा के नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या हो? विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए खुद सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट चौधरी ने कहा, जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। वहीं जेडीयू के नेता नीरज कुमार का कहना है कि पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की है, ऐसे में विपक्ष को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्या की वजह को तलाशा जा रहा है। बाकी बचे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। साथ साथ सियासी सवाल जवाब भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कई बार धोखा देकर तो कई बार प्रलोभन देकर हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में शामिल कराया जाता है, लेकिन पूर्णिया में 100 से अधिक लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णिया के बनमनखी में यह जो आप नजारा देख रहे हैं, यह कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग ईसाई बन गए थे उन लोगों ने घर वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बनमनखी में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बायखी प्रखंड के साथ साथ
पूर्णिया के कई गांव के 1 से अधिक परिवार ने एक बार फिर हिंदू धर्म में वापसी की। इन लोगों ने यज्ञ, हवन और धार्मिक कार्यक्रम कर एक बार फिर हिंदू धर्म को अपना लिया। हम लोग यहाँ अभी सब लगभग संख्या 100 की संख्या रही है। क्या ये लोग पूर्व में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? हाँ, पूर्व में जो है या चर्चों में गए, ईसाई हुए, इनको जब लगा तो अपने स्वतः मूल धर्म में वापस आए। कहाँ के रहने? हाँ, ये धर्म परिवर्तन कराना ये जघन्य अपराध है। यह हिंदू समाज कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। पुनः इनकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो अपने धर्मों में आए हैं, वापसी का क्या विषय है? हिंदू थे, हिंदू हैं, इनको लोग बहला फसला कर ले गया। इनको लगा हमारा ही धर्मनिष्ठ है, इसलिए वापस आए। घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया उन लोगों को गुमराह किया गया था। पादरी ने बहला फुसला कर, प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि उसे देवी देवताओं की पूजा पाठ से मना किया जा रहा है तो उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना लिया। तो मालूम नहीं था कि धर्म प्रतिबंध क्या हुआ। उसमें ये लालच देता था कि पैसा मिलता है 20,000, इसमें आओ, इसमें रहो, बढ़िया रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बहुत सारा लालच दिया हम लोग को, तो हम लोग को नहीं समझ में आया। आदमी है ईसाई धर्म में गया है, जो हमारा हिंदू धर्म से है, वो छोड़ दे, उसको अपना सनातन में आए। वो गलत है, उसमें सब चीज़ गलत है उसमें, इसलिए कि देवी देवता का विषय में भी सबको गलत गलत भाषा उसमें सिखाया जाता है। तो हम लोग बोले हम लोग क्यों जाएंगे, मैं देवी देवता पूछते हूँ। तो बोले नहीं नहीं, इसमें आने से फायदा होगा। तो हम लोग 1-2 बार गए थे। जब 1-2 बार गए थे तो हमको बोला कि यीशु गुरुगा आस्ते तुम लोग नाम ले लो। हम लोग और दोबारा इस धर्म में नहीं जाएंगे। हमारा वहाँ का उसका थपड़ी से, उसका भजन से मेरा वहाँ का देवी देवता भी स्थान छोड़ करके चला गया था। कैसा लग रहा है आज पुनः फिर वापसी हुई है? नहीं, हम लोग को आज बहुत अच्छा लगा। मेरा सनातन धर्म बहुत अच्छा है। हमको पता लगा कि मेरा फैमिली में पूरा ईसाई धर्म पैसा का लोभ लालच देके, मतलब भूला भसला करके उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमको मालूम पड़ा कि मतलब ये तो गलत है, ये दूसरा धर्म में बदल दिया मेरा वाइफ को, मेरे भाई सबको आए। वहाँ से आने के बाद में हम जो अनिल पादरी था उसको हमने रोका कि तुम गलत काम क्यों किया। अनिल पादरी ने क्या काम किया कि जितना आदमी उसका पक्ष में था तो उन लोगों को ले करके मेरे ऊपर डंडा उंडा लेकर के खड़ा हो गया। फिर बजरंग दल वाले का सहारा लिए, कानून का सहारा लिए, तब जाके उसका बंद करवाए। सीमांचल समेत कई राज्यों में बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश चल रही है। इसको लेकर कई बार विवाद हुआ। पूर्णिया में 100 से अधिक परिवारों ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली। फिर से सनातन धर्म अपनाकर इन लोगों ने बड़ा संदेश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। मुंगेर में हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ और पुलिस ने तारापुर दियारा में छापेमारी कर मौत का सामान बरामद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। आवंटित 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 10 सर्कुलर रोड आवास को 1 महीने के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया था। ये आदेश भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को जारी किया था। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी करते हुए राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया आवास अलॉट किया था, लेकिन राबड़ी देवी ने अब तक 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं किया है। 25 दिसंबर को 1 महीना पूरा होने के बाद भी खाली नहीं करने के बाद जेडीयू और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी और जेडीयू के सवाल पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो क्या 10 नंबर का जो मकान है उसके जमीन के अंदर कुछ जमीन के दस्तावेज हैं, या कोई गुफा बना रखा है, धन छिपा के रखा है, अथवा आखिर कौन सा गुनाह है वहां जिसके चलते आपको ममता बना हुआ है? वह गुनाह का मकान तो आपने नहीं बना दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी जी को मकान खाली करना चाहिए। 1 महीना से ज्यादा का समय बीत गया, राबड़ी देवी को मकान खाली करने का नोटिस मिल चुका। क्यों नहीं खाली कर रहे राबड़ी यादव जी? आपको जनता के पैसे पर ऐश करने की आदत लग चुकी है क्या? जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स मिलता है उसकी आपको हैबिट लग चुकी है, या फिर लालू परिवार सरकारी संपत्ति को अपना पैतृक अधिकार समझती है? कहीं ना कहीं बदले की राजनीति करना चाहती है और जनता के
हितों के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है, जनता के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं है। एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास के प्रति इनको ज्यादा चिंता है। राबड़ी देवी जी बंगला खाली क्यों नहीं कर रही हैं, ये अगर एक सवाल है तो इसी के साथ ये भी तो एक सवाल है कि बंगला खाली करवाना ही क्यों है। मतलब ये सरकार का जब मन हुआ कि नहीं अब आप इस बंगले में नहीं रहिएगा, कल से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और उस बंगले में चले जाइए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेज प्रताप यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा है। सम्राट चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से अपनी जान को खतरा उन्होंने बताया है। संतोष रेणु यादव पर खुद को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। संतोष रेणु यादव को जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप ने निष्कासित भी कर दिया है। संतोष रेणु यादव पर अपनी पार्टी और अपनी छवि धूमिल करने का आरोप तेज प्रताप ने लगाया और इस मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। और अब खबर पटना से, जहां से नीतीश कुमार पटना जू पहुंचे। जू में घूमकर नीतीश कुमार ने जायजा लिया है। उनके साथ मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद थे। चिड़ियाघर में जो कामकाज चल रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों से बातचीत भी की। सर्दियों के इस वक्त में जानवरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। मुख्यमंत्री ने जू भ्रमण के दौरान जेब्रा के नवजात बच्चे का नाम समृद्धि रखा। अफ्रीका के देशों में पाए जाने वाले जेब्रा के बच्चे का नाम रखा गया है। लगभग 17 सालों के बाद जेब्रा के बच्चे का जन्म हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए उस वक्त की जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जू पहुंचे थे। वहां अधिकारियों ने पहले उनका स्वागत किया और उसके बाद से नीतीश कुमार अधिकारियों की पूरी टीम के साथ पटना जू के अंदर नजर आए, जहां उन्होंने एक एक करके पूरी जानकारी ली और जायजा लिया किस तरीके से सर्दी में जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है और चिड़ियाघर में क्या काम चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां कांग्रेस पर्यवेक्षकों की अहम बैठक पूरी हुई। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की और इस दौरान उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों, प्रखंडों और पंचायत स्तर तक जाकर मजबूत और सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान करें। इसके साथ ही सभी जिलों में संगठन की विस्तृत समीक्षा कर प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है। आज हमारा सभी जिला प्रभारियों का जो समीक्षा बैठक है, ये लोग जिला का दौरा करके गए थे दिल्ली में रैली में कितना पार्टिसिपेशन हुआ। इसके बाद दोबारा ये लोग अपने जिला के प्रभार क्षेत्रों में जाएंगे, किस तरह से काम करना है। संगठन खास करके प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग जो है कैसे मजबूत करें, कहाँ कहाँ कौन जिला मजबूत है, कौन जिला कमजोर है, उसकी भी लोग जाएंगे और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति में महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, जिस तरह की नीतियां पॉलिसी बिहार सरकार खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, खेलो इंडिया के माध्यम से हमारा उद्देश्य युवाओं को खेल से जोड़ना है। मैं आज उन लोगों को बधाई देती हूं कि महिला क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह की नीतियां, जिस तरह की पॉलिसी बिहार सरकार आज बिहार में बिहार के खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे। ये मेरी सोच भी है, मेरा सपना भी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सच्चाई में भी बदलेगा।
राजधानी पटना के मशहूर गायनी चिकित्सक सारिका राय ने अपने अस्पताल में अनोखे अंदाज में क्रिसमस मनाया है। क्रिसमस के दिन अस्पताल में जन्म लेने वाले नन्हे बच्चों के साथ अस्पताल के चिकित्सकों ने सेलिब्रेट किया है। क्रिसमस के दिन अस्पताल में कुल 47 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 20 बेटे और 27 बेटियां शामिल रहीं। इनमें से 14 बच्चों का जन्म सर्जरी से, जबकि 33 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इस खास मौके पर सभी नवजातों को सांता क्लॉज की आकर्षक पोशाक पहनाई गई, जिससे पूरे वार्ड में उत्सव का माहौल बन गया। वहीं हॉस्पिटल परिसर को क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी लाइट और सजावटी वस्तुओं से सजाया गया था, जिसने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका राय ने कहा कि कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हम लोग का डॉक्टर लोगों का जीवन 24/7 हॉस्पिटल के लिए ही समर्पण है, तो हम लोग अपने मरीजों को ही अपना परिवार बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने परिवार के अंदर घुसने का समय नहीं मिलता है। तो हम लोग का जो भी सेलिब्रेशन है हम लोग यहीं पे करते हैं, अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं। हम लोग का जीना मरना सब वी आर आई थिंक नो लेस देन द वॉरियर्स हु आर फाइटिंग इन द बॉर्डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, खेलों में पहले मौजूद अनियमितताएं अब समाप्त हो गई हैं और 14-15 वर्ष के युवा महज 36 गेंदों में शतक बना रहे हैं। बता दें कि कल विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ा था। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। पटना में बीजेपी दफ्तर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये राजनीति में कार्यकर्ता के कर्म, कवि के मर्म, राजनेता के धर्म, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान देखना है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी के सार्वजनिक जीवन में देखा जा सकता है। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यहाँ बेदाग दामन के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। मधेपुरा के बुधमा में बहुप्रतीक्षित मिल्क चीलिंग प्लांट का निर्माण तेजी से शुरू हो चुका है। बिहार सरकार की ओर से 8.60 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक चिलिंग पॉइंट के चारों ओर चार दीवारी का काम लगभग पूरा कर लिया गया। ये परियोजना न केवल दूध उत्पादन को नई दिशा देगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। देखिए, मधेपुरा में जो हमारा दूध 3 जिला में हमारा दूध संग्रहण हो रहा है, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। सबसे अधिक पोटेंशियल एरिया जो है मधेपुरा के अंदर है और लगभग 50,000 लीटर से अधिक दूध का हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं और उम्मीद है 1 साल के अंदर ये 75,000 लीटर से ऊपर पहुंच जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा 50,000 लीटर क्षमता का यहाँ पे दूध शीतल केंद्र मतलब मिल्क सेंटर की स्थापना की जा रही है।